आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल पर बड़ा एक्शन ले सकता है चीन। बीजिंग में चीन अरब लीग कर रहे हैं मीटिंग। प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मां भवानी रेवन्ना को भी पूछताछ के लिए जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बगैर मजहब तब्दील शादी को गैर कानूनी दिया करार। MP MLA कोर्ट से आजम खां को बड़ा झटका, 8 साल पुराने मामले में मिली 10 साल की कैद की सजा। गुजरात में एक और मॉब लिंचिंग का मामला, गौकशी के इल्जाम में मुस्लिम शख्स का कत्ल। शाही ईदगाह मामले में जल्द आ सकता है बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया महफूज। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया मुतनाज़ा बयान, कहा हिंदू मंदिरों और इदारों से कब्जा छोड़े मुसलमान। आप MLA अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी, नोएडा मारपीट मामले में घर की कुर्की का हुक्म जारी। जेल जाने से पहले भावुक हुए केजरीवाल, दिल्ली की जनता से की बड़ी अपील। मगरबी बंगाल में वोटिंग से पहले फिर खूनी खेल, TMC कारकुनान पर हुआ बमों से हमला। शुमाली हिंद में गर्मी की मार, यूपी बिहार में गर्मी से मरने वालों की तादाद 300 के पार। अमेरिका की सरपरस्ती से उछलने वाले इजराइल को अब दूसरे ताकतवर मुल्कों ने घेरना शुरू कर दिया है। रफा में बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे इजराइल को अब चीन ने जोरदार लताड़ लगाई है। चीन ने इजराइल को लताड़ लगाते हुए गजा से फौरन फौजों को वापस बुलाने को कहा है। चीन से मिली धमकी के बाद नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। दरअसल रफा में फौजी कार्रवाई तेज होता देख अरब के ताकतवर मुमालिक इतने घबरा गए हैं कि उन्होंने चीन से मदद की गुजारिश की है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों के कत्लेआम को दर्दनाक बताते हुए इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात तक कर दी। अरब के लीडरान को खिताब करते हुए जिनपिंग ने इजराइल को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी तुरंत बंद होनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको मुल्कियत मिलनी चाहिए ताकि फिलिस्तीनी मुसलमानों को उनके हुकूक मिल सके। चीन का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब इजराइल हर रोज रफा में बम बरसा रहा है। दरअसल चीन और अरब लीग के 22 मुल्क बीजिंग में जगबंदी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। चीन ने अरब के हुक्मरानों को साफ साफ वाजे कर दिया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं चुरा सकते और उनको जल्द से जल्द इजराइल पर शिकंजा कसना होगा। चीन जैसे ताकतवर मुल्क से खरी खोटी सुनने के बाद नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल अलग थलग पड़ता जा रहा है। आज दुनिया के अधिकतर मुल्क और इदारे उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और लगता है कि जल्द चीन उस पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और ऐसा लगता है जल्द इजराइल पर सिक्योरिटी काउंसिल की गाज गिर सकती है। इसी बीच अरब के हुक्मरानों ने भी इजरायली जुल्मों की मजम्मत कर फॉर्मेलिटी पूरी की। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद खेत ने इजरायली कार्रवाई को दुनिया की तारीख में टर्निंग पॉइंट बताया। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज गजा के बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम की जिम्मेदार इंटरनेशनल कम्युनिटी है। इसके साथ ही उन्होंने चीन से इजरायली कत्लेआम को रोकने की गुजारिश की। उधर ऐसा लगता है जैसे नेतन्याहू के सर पर खून सवार है और वो इजराइल की तबाही करके ही दम लेगा। चीन के साथ साथ कई मुल्क उसे चिता चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आज के मुसलमानों के खिलाफ कुछ हिंदुओं के मन में डर बैठता जा रहा है और ये डर तभी खत्म होगा जब मुसलमान हिंदू मंदिरों और इदारों से कब्जे छोड़ देंगे, खासकर मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुसलमानों को मुल्क के अमन चैन के लिए खुद ही शाही ईदगाह और ज्ञानवापी मस्जिद को खाली कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में कैद समाजवादी पार्टी के MLA आजम खां को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल MP MLA कोर्ट ने आजम खां को 2016 के एक मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाते हुए 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें, आजम खान पर डंगूरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट, तोड़फोड़, लूटपाट और धमकाने का इल्जाम था। मामला 6 दिसंबर 2016 का है। आजम खान पर इस मामले में 2019 में केस दर्ज हुआ था और इसकी सुनवाई रामपुर के MP MLA कोर्ट में चल रही थी। चूंकि वो अभी सीतापुर जेल में कैद हैं, इसलिए उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुई है। अब इस मामले में उनको 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ 14 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी बीच गुजरात में एक बार फिर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। दरअसल गुजरात के दियोदर में गोकशी के इल्जाम में गौरक्षकों ने मिश्री खान नाम के मुस्लिम शख्स को पीट कर मार डाला। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब खान अपने एक साथी के साथ भैंसों को लेकर जा रहे थे, तभी कुछ गौरक्षकों ने उनको घेर लिया। पहले तो उन्होंने पैसों की मांग की, लेकिन पैसा ना मिलने पर उनके ऊपर लोहे के रॉड और लाठी से हमला बोल दिया। ताहम गुजरात पुलिस ने इसे मॉब लिंचिंग मानने से इनकार कर दिया है। पुलिस के एक आला अफसर ने बताया कि ये मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है, क्योंकि मिश्री खान
और उसके साथी के साथ मारपीट डराने के मकसद से की गई थी। वहीं पुलिस ने कई दफाओं के तहत मामला दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल अखेराज पर पहले भी मॉब लिंचिंग के इल्जाम लगे हुए हैं। मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर जल्द बड़ा फैसला आ सकता है। मथुरा में मौजूद कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अर्जी पर अपना फैसला महफूज रख लिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच कर रही थी। दरअसल अर्जी में शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर कब्जा दिलाने और मंदिर की तामीर करने की मांग की गई है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 मई को कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान हिंदू बिरादरी की तरफ से कहा गया था कि सरकारी दस्तावेजों में शाही ईदगाह मस्जिद के नाम पर कोई जायदाद नहीं है, इसलिए शाही ईदगाह उनको सौंप दी जाए। वहीं शाही ईदगाह के जिम्मेदारान ने हिंदू बिरादरी के दावों को खारिज कर दिया था। फिलहाल सभी की नजरें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर हैं और ऐसे इम्कान है कि फैसले से आसपास के इलाकों में तनाजा बढ़ सकता है। इसी के मद्देनजर पुलिस और हुकूमत के अफसरान भी चौकन्ना हो गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल हाईकोर्ट ने मजहब तब्दील किए बगैर शादी रजिस्टर करने के एक मामले में सुनवाई के दौरान ऐसी शादी को गैर कानूनी करार दे दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसमें हिंदू लड़की ने बगैर मजहब तब्दील किए मुस्लिम लड़के से शादी के लिए रजिस्टर किया था, लेकिन घर वालों को पता चलने के बाद ये शादी नहीं हो सकी। वहीं लड़की के घर वालों ने मुस्लिम नौजवान पर उनकी बेटी को अगवा करने का भी इल्जाम लगाया था। बाद में वो दोनों बगैर शादी के ही साथ रहने लगे थे, लेकिन अब खानदान और हिंदू तंजीमों के जरिए मिल रही धमकियों से बचने के लिए उन्होंने तहफ्फुज का मुतालबा किया था, जिस पर अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट का हवाला देते हुए बगैर मजहब की तब्दीली के शादी को गैर कानूनी करार दे दिया है। साथ ही इस मामले में दोनों को सिक्योरिटी फराहम करने से भी इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोएडा पेट्रोल पंप मारपीट मामले में एक अदालत ने उनके घर को जब्त करने का हुक्म दिया है। आपको बता दें, नोएडा पेट्रोल पंप मारपीट मामले में अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को नोएडा पुलिस की कई टीमें तलाश कर रही हैं। वहीं अमानतुल्लाह खान ने नोएडा के एक कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। जेडीएस के सस्पेंडेड पार्लियामेंट मेंबर प्रज्वल रेवन्ना, जिन पर जिनसी हिरासनी समेत कई मामलात का इल्जाम है, कल देर रात हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिए गए। 35 दिनों के बाद जर्मनी से वापस आने वाले रेवन्ना को एसआईटी ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरते ही चंद ही मिनटों बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के पास से 2 सूटकेस भी जब्त किए हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद रेवन्ना को एसआईटी की टीम सीआईडी ऑफिस लेकर गई। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना को आज कोर्ट के सामने पेश किया गया। दरअसल हासन लोकसभा सीट के एमएलए प्रज्वल रेवन्ना पर जिनसी इस्तेहसाल के आरोप हैं, लिहाजा इस मामले में गिरफ्तार प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल के लिए बोरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल लाया गया। वहीं इस मामले में एसआईटी की तरफ से अवामी नुमाइंदा अदालत में पेश होने वाले वकील ने कहा कि प्रज्वल को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे में जमानत की दरख्वास्त का कोई मतलब ही नहीं रहता। बता दें, प्रज्वल ने कुल 3 मामलों के सिलसिले में पेशगी जमानत की अर्जी दायर की थी। इसके अलावा एसआईटी ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। वो 2 जून को वापस जेल चले जाएंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने 4 मिनट 5 सेकंड का एक इमोशनल भरा वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें दिल्ली के लोगों से अपने वालिदैन का ख्याल रखने की उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इंतखाबी मुहिम के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। देश को तानाशाही से बचाने के लिए मैं जेल जा रहा हूं। इसका मुझे फख्र है। और क्या कुछ कहा सीएम केजरीवाल ने, सुनवाते हैं। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। तो गर्मी हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। बुलंदशहर 48 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं वाराणसी 47.8 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा। और इस जानलेवा गर्मी ने सिर्फ एक दिन में 166 की जानें ले ली हैं। दिन तो दिन रातें भी खूब गर्म हो रही हैं।
हालांकि आज नौताब के 7वें दिन भी शुमाली हिंद समेत कई रियासतों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी में गर्मी और लू से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी और आसपास के जिलों में 72 लोगों की जान चली गई है। इनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, हेड कांस्टेबल, 3 रेलकर्मी, होमगार्ड और इंजीनियर भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रयागराज में 11, कौशाम्बी में 9 लोगों की जान चली गई है, जिससे कुल मिलाकर एक ही दिन में मरने वालों की तादाद 166 के पार पहुंच गई है। शुमाली हिंद में गर्मी की लहर जारी है और इसी के साथ ही बिहार में भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। बिहार के कई इलाकों में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है और लोगों की मौत की वजह बन रहा है। हालांकि स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन फिर भी गर्मी में टीचर्स को स्कूल आना पड़ रहा है, जिससे उनकी भी तबीयत बिगड़ रही है। आपको बता दें, बिहार के औरंगाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में हीट स्ट्रोक के सबब 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे बिहार में गर्मी और लू से मरने वालों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई है। वहीं अब तक 200 से ज्यादा मरीज अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं। हीट स्ट्रोक के इतने सारे मरीजों के आने के बाद अस्पताल में हफरा तफरी का माहौल है। आपको बताते चलें कि बिहार में गर्मियों को देखते हुए 8 जून तक सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। मगरिबी बंगाल में आखिरी फेज की वोटिंग कल यानी 1 जून को होनी है और हर बार की तरह इस बार भी बंगाल में वोटिंग से पहले खूनी खेल छिड़ गया है। दरअसल जनूबी 24 परगना के भानगुड़ असेंबली में लोकसभा इंतखाबात के 7वें फेज में वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से पहले सियासी जमातों के हामियों के दरमियान झड़प में कई अफराद जख्मी हो गए। इस वाकये के बाद इलाके में कशीदगी का माहौल बना हुआ है। जराये के मुताबिक जनूबी 24 परगना के भांगोड़ असेंबली के शुमाली काशीपुर थाने के तहत बनियारा इलाके में नामालूम शरपसंदों ने बमों से हमला कर दिया। इस हमले में हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के कई रहनुमा और कारकुनान जख्मी हो गए। इलाके के तृणमूल लीडर रफीक खान पार्टी प्रोग्राम मुकम्मल करके कारकुनों के साथ घर लौट रहे थे, तब उन पर यह हमला किया गया। तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली शौकत मुल्ला ने कहा कि पंचायत इंतखाबात की तरह लोकसभा इलेक्शन में तशद्दुद बर्पा करने की साजिश की जा रही है। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ISF है। उन्होंने इस हमले में मुलव्विस शरपसंदों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात अपनी आखिरी मंजिल पर है। कल 7वें फेज के लिए वोटिंग होनी है। वहीं 7वें फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के कारकुनान को बब्बर शेर बताया और कहा कि मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ राहुल ने एक बार फिर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के डिबेट ना करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई बड़े लीडरान ने PM नरेंद्र मोदी को मेरे साथ डिबेट करने के लिए कहा था, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए। अब तो डिबेट पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हमारे वजीर आजम मौन व्रत पर जो चले गए हैं। तो राहुल गांधी ने आगे क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। दिल्ली NCR में एक तरफ जहां गर्मी ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हीट वेव के सबब लोगों की मौतें हो रही हैं, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी के साथ साथ अब पानी भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। आलम यह है कि पानी का टैंकर देखते ही लोगों में लूटपाट मच जाती है। कई इलाकों में लोगों को पानी के टैंकरों के पीछे बाल्टी और पाइप लेकर दौड़ते देखा जा सकता है। पानी के टैंकर देखते ही लोग उस पर झपट पड़ते हैं, जिसके कई वीडियो सामने आए हैं। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। यह मसला इतना संगीन है कि इस पर दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। इसके अलावा पानी की बर्बादी पर जुर्माना पहले ही लगाया जा चुका है। इतना ही नहीं, कई इलाके ऐसे हैं जहां घंटों तक इंतजार करने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पहले टैंकर 2 बार आता था तो पानी की कमी नहीं होती थी, लेकिन गर्मी बढ़ते ही जल बोर्ड ने टैंकर भी कम भेजने शुरू कर दिए हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं।
गंदा पानी पीने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने कारकुनान के लिए 7वें फेज की वोटिंग से लेकर इंतखाबी नताइज आने तक सावधान रहने के लिए एक मैसेज जारी किया है और उन्हें बहकावे में न आने का मशवरा दिया है। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि एग्जिट पोल के जरिए कारकुनान का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाएगी और फिर बीजेपी के लोग 4 जून को काउंटिंग के दिन बड़ी धांधली तक कर सकते हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लिखा, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी दरख्वास्त कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी काउंटिंग खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से होशियार रहें और किसी भी तरह के भाजपाई बहकावे में ना आए। ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों ने यह मंसूबा बनाया है कि कल शाम को इंतखाबात खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से कई चैनलों पर यह कहलवाना शुरू कर देंगे कि बीजेपी तकरीबन 300 सीटों से आगे है, जो कि पूरी तरह से झूठ होगा। बता दें कि लोकसभा इंतखाबात के तहत 7वें फेज में यूपी की 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है और लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू पुंछ हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां तीर्थ यात्रियों से भरी बस खाई में गिरकर हादसे का शिकार हो गई। यहां बस सड़क से फिसलकर 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू के अखनूर में इस हादसे से पहले बस में बैठे करीब 90 मुसाफिर खुशी खुशी माथा टेकने शिव खोरी जा रहे थे कि तभी अचानक से बस सड़क से फिसलकर 150 फीट खाई में जा गिरी, जिससे पूरे में चीखो पुकार और हाहाकार मच गई। हर तरफ खून ही खून था। इस हादसे में जहां 22 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहीं 69 लोगों को जख्मी हालत में GMC जम्मू में दाखिल कराया गया है, जहां कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। लोगों को खाई से निकालने में मकामी लोगों ने काबिल तारीफ किरदार अदा किया। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहज़ीब TV। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।